नमस्कार, ताल ठोक के आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला देश में राजनीति कर रहे हैं या देश के खिलाफ साजिश? और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पर क्या फारूक मुस्लिम लीग की राजनीति कर रहे हैं? यह सवाल फारूक अब्दुल्ला के शहीदों पर बयान से उठा है। कल जिस वक्त कुपवाड़ा के शहीदों को अंतिम विदाई दी जा रही थी, उसी वक्त फारूक ने बेहद आपत्तिजनक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि कुपवाड़ा में शहीदों का ढोल पीटा जा रहा है और सुकमा के शहीदों पर सब खामोश है। ऐसा मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। शहादत को भी सांप्रदायिक रंग देने वाले ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जो कभी जवानों पर होने वाली पत्थरबाजी को कश्मीर की आजादी का नाम देते हैं, कभी भारत को ही ललकारते हुए कहते हैं कि भारत के पास वो ताकत नहीं है जो पीओके को हासिल कर ले। अब सवाल यह है कि फारूक अब्दुल्ला भारत के नेता हैं या पाकिस्तान के प्रवक्ता? सवाल यह है कि जिस पार्टी की ऐसी देश विरोधी सोच हो, उसे क्या देश में जगह मिलनी चाहिए? सवाल यह भी है कि फारूक अब्दुल्ला को अलगाववादी और पत्थरबाज इतने प्यारे क्यों हैं कि वो उनके लिए देश हित को किनारे लगा देते हैं। इसलिए आज ताल ठोक के हम पूछेंगे, फारूक अब्दुल्ला क्या राजनीति के नाम पर देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? अगर वो ये कहते हैं कि कुपवाड़ा हमले की चर्चा मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, तो क्या यह बयान लोगों को सांप्रदायिक आधार पर भड़काना नहीं है? और क्या विपक्ष को शहादत का सांप्रदायिक बंटवारा कबूल है? शतवु नफर मरिक सीआरपीक छत्तीसगढ़ मज तुम झूठ शोर यूतान त्रे जन आर्मी हंद मरिक कुपवाड़े बैन कम खातर के नफरत बढ़ मुसलमान खिलाफ इथे माजो बहनों, जितना प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान के खिलाफ फारूक साहब ने किया, इतना शायद शेख साहब ने भी नहीं किया था। इसलिए एक ही रास्ता है कि जम्मू कश्मीर में तुरंत गवर्नर राज कीजिए। श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव के दौरान भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थीं जिनका संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग को उन्हें नोटिस भेजना चाहिए था। इस तरह की बातें करने के लिए उन्हें चुनावों से डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। सुकमा हमारे लिए उतना ही पीड़ादायक है जितना कश्मीर की घटनाएं हैं। दोनों की शहादत हमारे लिए महत्वपूर्ण। कोई भी बात ऐसी ना कही जाए ना करी जाए जिससे हमारे सेनाओं के अर्धसेना बलों का मनोबल घटता हो। ये राष्ट्र ऋणी है अपनी सेना और सेना बलों को। वो शांति के पक्ष में नहीं, वो अशांति फैला के ही अपने आप को जीतना चाहता है, जैसे उसने पहले जीता है। अब भारत को इसका बहुत सीरियस नोट लेना चाहिए और उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ताल ठोक के पहला सवाल, शहीदों पर बंटवारे की राजनीति क्यों? दूसरा सवाल, शहादत दे जवान तो मुसलमान कैसे बदनाम? तीसरा सवाल, पत्थरबाजों के प्यारे अब सांप्रदायिकता के सहारे? चौथा सवाल, विपक्ष को कबूल है फारूक का सांप्रदायिक बयान? और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शबनम लोन मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं, कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं। संबित पात्रा बीजेपी से मौजूद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बीजेपी की सेंट्रल कमेटी में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जाने माने सर्जन हैं। राजीव त्यागी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रह चुके हैं। दिलीप त्रिवेदी हमारे साथ सीआरपीएफ के पूर्व डायरेक्टर जनरल हैं, जो कि बीएसएफ, आईटीबीपी और आईबी में काम कर चुके हैं। राष्ट्रपति के पुलिस मेडल समेत कई पुरस्कारों से वो सम्मानित हो चुके हैं।
सुशील पंडित हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। रूट्स इन कश्मीर के को-फाउंडर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जेएनयू में उन्होंने पढ़ाई की है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को, एनसी को भी अपना पक्ष रखने के लिए इस शो में बुलाया था, लेकिन जैसा कि आपको याद होगा, जब हमने कड़े सवाल पूछे थे फारूक अब्दुल्ला से तो उन्होंने शो बीच में ही छोड़ करके फोन काट दिया था। वैसे ही आज या तो उनके प्रवक्ता ने आने के लिए मना कर दिया और या फिर फोन उठाना हमारा बंद कर दिया, यानी तीखे सवालों का जवाब ना देना पड़े, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कोई पक्ष नहीं भेजा है। इसलिए हम अपना पहला सवाल राजीव त्यागी जी आपसे मैं शुरू करता हूं, क्योंकि आपके साथी रह चुके हैं, आपके साथी हैं, आपके पार्टनर हैं। जब इस तरह की वो बातें करते हैं, जब सांप्रदायिकता के नाम पर शहीदों को भी बांट देते हैं, मुसलमानों के खिलाफ उनको साजिश नजर आ जाती है, सर आपके पार्टनर हैं, आपको शर्म नहीं आती है जब उनके ये बयान देखते हैं? आपका खून नहीं खौलता है अब इस तरह की बातें आपका पार्टनर कर दे? शर्म आए तो उनको आए जिन्होंने बयान दिया है। निश्चित रूप से मैं एक बात कहना चाहूँगा, और आतंकवादी घटनाओं में या पाकिस्तान के विरुद्ध या नॉर्थ ईस्ट में या फिर नक्सलवाद में जो भी एक भी जवान शहीद होता है तो पीड़ा होती है, और एक भी जवान की शहादत पे कांग्रेस को पीड़ा होती है, पूरे मुल्क को पीड़ा होती है, इसमें कहीं को संशय नहीं है। आतंकवाद के विरुद्ध शहादत हो, नक्सलवाद के विरुद्ध शहादत हो, पाकिस्तान के विरुद्ध कोई शहादत हो, तो निश्चित रूप से तीनों विषयों पे जब भी शहादत होती है तो शहादत को आप वर्गीकरण नहीं कर सकते। शहादत शहादत होती है, उसको कोई ये नहीं कह सकते कि साहब ये शहादत बेहतरीन थी या ये शहादत खराब थी। शहादत तो शहादत होती है। रही बात इसकी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर लगता है कि कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी क्या कानूनी कार्रवाई करेगी भारतीय जनता पार्टी इस विषय पे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मेरा एक आग्रह है, और विगत 35 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान और 35 महीने उससे पहले जो यूपीए की सरकार के दौरान थे, अगर आप देखेंगे तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 91 सिविलियंस मारे गए हैं पाकिस्तान की वजह से, और 201 जवान शहादत हुए 35 महीनों में। हमारे टाइम पे 50 सिविलियन मारे गए थे 35 महीनों में, 103 जवान शहीद हुए थे। नॉर्थ ईस्ट की अगर आप बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में 47 सिविलियंस मारे गए थे और 47 जवान मारे गए थे हमारे टाइम पे, और भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे 99 मारे गए हैं, और सिविलियन 229 मारे गए थे, और 344 करीब सिविलियन मारे गए हैं। त्यागी जी आपका वक्त जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि 1.5 मिनट बजर का वक्त होता है। आपने वो जवान, वो शहादत तो गिना दी, आप ये कह रहे हैं शहादत का बंटवारा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो शहादत तो गिनवा दी आपने कि जो बीजेपी के वक्त जवान मारे गए थे। लेकिन अपनी बात को आप गोल कर दे कि आप पार्टनर होने के नाते क्या जिम्मेदारी लेंगे कि ये चीज कम से कम जाकर के अपने पार्टनर को बता पाए? आगे मैं आपसे आपके पास आऊंगा, बात करूंगा। समित पात्रा, आप भी सिर्फ तकलीफ होती है, निंदा होती है, यही कह के बात खत्म कर देंगे या फिर कोई एक्शन भी होगा? एक व्यक्ति आपकी नाक के तले ये कह रहा है कि इंडिया में, भारत में वो दम नहीं कि पीओ के लेकर के वो दिखा सके, सरकार में वो दम नहीं, और अब वो यहां तक कहता है कि सुकमा पर शोर मचा रखा है, सुकमा की कोई बात नहीं करता, और कुपवाड़ा पर शोर मचा रखा है, ये मुस्लिमों को टारगेट कर रही है, मुस्लिमों की राजनीति है, वो तो सब अपना एजेंडा लागू कर रहा है। देखिए सचिन जी, लगातार शुरू से मैं एक बात कह रहा था, आज फारूक अब्दुल्ला जो कि एक हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, उन्होंने उस बात की पुष्टि कर दी है। मैं ये कह रहा था कि जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाजी हो रही है और ये जो लड़ाई हो रहा है वो और कुछ नहीं, एक रेडिकलाइज्ड इस्लाम का तरीका है। और जिस प्रकार मूसा जो कि बुरहान वानी का सक्सेसर है, उसने भी कहा था कि पत्थर फेंको मगर इस्लाम के लिए फेंको, अल्लाह के लिए फेंको, क्योंकि हमको एक अल्लाह का कैलिफेट जैसे सीरिया में बन रहा है वैसे बनाना है। आज फारूक अब्दुल्ला ने बिल्कुल वही बात कही है। फारूक अब्दुल्ला ने पहले भी कहा था कि पत्थर फेंको, आप अल्लाह के बंदे हो, और आप अगर पत्थर फेंकते हो तो अल्लाह उससे प्रसन्न होगा। आज पुनः उन्होंने कहा है कि जो लोग शहादत को प्राप्त होते हैं जम्मू कश्मीर में, हमारे इंडिया के आर्मी के जवान, उनकी अगर नाम हम लेते हैं तो उससे मुसलमान नाराज हो जाता है और मुसलमानों को बदनाम करते हैं। मतलब मुसलमानों ने मारा है, इस बात को तो वो पुष्टि कर रहे हैं कि मुसलमानों ने अपने कारणों से इन आर्मी के जवानों को मारा है। और अगर हम आर्मी के जवानों को ऊपर करके रखते हैं तो जो लोग रेडिकल इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं वो नाराज हो जाएंगे। याद करिए ओमर अब्दुल्ला उनके जो पुत्र हैं, उन्होंने भी आज से कुछ दिन पहले कहा था, जब वहाँ बीफ बैन होने की बात हुई थी जम्मू कश्मीर में, कि हम तो 68% मुस्लिम जम्मू कश्मीर में है, इसलिए किसी की हिम्मत हो तो रोक दे, हम तो बीफ खाएंगे ही। तो ये याद रखिए कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इनका पहला नाम, पूर्व नाम ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था, और ये मुस्लिम लीग के कहने पर चलती थी। तो ये इस्लामाइजेशन है और कुछ नहीं।
ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो। नहीं संबित, वही तो मैं कह रहा हूं ना, आपने भी इंसिडेंट गिना दिए। अगर इतना ही है, क्योंकि सरकार में यहां पर भी है, राज्य सरकार भी आपकी है, तो कीजिए ना कार्रवाई, जाइए इलेक्शन कमीशन, कहिए कि नहीं ये बात, ये तो सेडिशन की बात कर रहे हैं, तो साजिश रच रहे, कह सकते थे। आपके पास मैं वापस आऊंगा। शबनम लोन, जवान मर रहे हैं, शहादत जवानों की हो रही है, लेकिन बदनाम मुसलमान हो रहा है, आप भी इस चीज में यकीन रखती हैं? मैं इस चीज़ में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। देखिए, जब किसी की मौत होती है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, किसी के घर में मातम है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है। जिस माँ का बेटा मरता है, चाहे वो फौजी है या सिविलियन है, कश्मीर में है, माँ माँ होती है, बहन बहन होती है। लेकिन इन सियासतदानों का हाल देख लीजिए, इनके बयान देख लीजिए, क्या बातें कर रहे हैं ये संबित पात्रा, आपने देखा क्या बोल रहे थे? वो सही है, मुसलमानों ने ही हत्या की है। मैं इनसे ये पूछूं, ये गौरक्षक जो यहाँ चल रहे हैं, लोगों की हत्या, चाहे आप किसी को बंदूक से मारें या चाहे आप गौरक्षक की तरह पहलू खान को मारें, फर्क क्या होती है? कातिल कातिल होता है। और ये बीजेपी वाले जो कहते हैं, अगर इनमें, मैं इनको चैलेंज कर रही हूँ, अगर इनको ये अंदाजा लग रहा है कि फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा है गलत कहा है, जरा इनको कह दे, हाथ लगा के तो देखें उनको, जरा दम अगर इनमें है। लेकिन ये लोगों के बीच में तनाव पैदा करना, डिवीजन पैदा करना, ये हैबिचुअल है इनका काम। हैबिचुअल ऑफेंडर अगर है तो फिर ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने क्या किया? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? इनसे पूछिए। फिर ये डायलॉगबाजी क्यों करते हैं? लोगों को परेशान क्यों करते हैं? उनको आपस में क्यों लड़ाते हैं हिंदू मुसलमान को? दम है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। वैसे मैं उनकी हर बात से इत्तेफाक नहीं रखती, कहा उन्होंने सही है। ये वैसे हर बात से इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन कहा उन्होंने सही है। अंत तक आते आते आप भी शबनम लोन ये कह गई, यानी कि आप भी वही काम कर रही हैं जो फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं, लेकिन यहां बैठ करके कर रही हैं। इस पर आपका जवाब लूंगा, लेकिन संबित पात्रा से जैसे आप कह रहे हैं कि अगर दम है तो हाथ लगा के देखें, अगर इतनी पीड़ा होती है। मैं वापस आऊंगा संबित के पास, लेकिन सुशील पंडित, बयानबाजी तो सब कर रहे हैं ना, वो भले सरकार के भीतर हो या सरकार के कोई बाहर हो, और यही वो बयान है जो कि बीजेपी के आया करते थे जब वो विपक्ष में थी। अगर आप सीट चेंज कर दीजिए, दोनों की विंडो चेंज कर दीजिए, कोई बदलाव नहीं है। देखिए, राजनीतिक लोगों को इतनी गुंजाइश देनी चाहिए कि कभी एक चेहरा दिखाएं, कभी दूसरा। और फिर शेख फारूक अब्दुल्ला साहब तो बहुत नाजों के पले हैं, और इस देश ने फारूक अब्दुल्ला के बहुत नखरे उठाए हैं। आज फारूक अब्दुल्ला कश्मीर को बंधक बनाकर फिरौती वसूलने के व्यवसाय में हैं, लेकिन कोई उनकी तरफ पलट के नहीं देख रहा है। उनकी सबसे बड़ी पीड़ा ये है। और अब वो अपने उल्टे सीधे बयानों को मर्यादा के भी बाहर ले जा रहे हैं, जब वो देश को अपने निशाने पर रखते हैं, जब वो देश के सैनिक को और उसकी शहादत को अपने निशाने पर रखते हैं, तो वो कोई आम झूठ बोलना या इधर उधर की मक्कारी नहीं रह जाता, वो देश के खिलाफ काम हो जाता है। और इसलिए अगर शबनम एक चुनौती दे रही हैं भाजपा को, तो भाजपा को इससे कोई गुरेज नहीं करना चाहिए कि वो चुनाव आयोग में जाकर के इसकी विधिवत शिकायत करें, उन पर मुकदमा दर्ज करें और सेडिशन का मुकदमा दर्ज करें। उन्होंने देश की आर्मी को, देश के शहीद को और कश्मीर के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया है। उन्होंने मुसलमान नाम लेकर के पूरे देश का माहौल बिगाड़ने का काम किया। और ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति को, जो कितनी दफे मुख्यमंत्री रह चुका हो, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी ले चुका हो, बिल्कुल कतई शोभा नहीं देता। और आपराधिक मामला दर्ज हो ताकि बाकियों को सनद मिले, यह बहुत जरूरी है। जो ये बात तो ट्विटर पे भी लिख रहे हैं ना सुशील पंडित, ये बात तो साफ नजर भी आ रही है कि कश्मीर को, कश्मीरियत को ये तो गिरवी रखा जा रहा है राजनीति के लिए, कुर्सी के लिए। और इससे पहले भी फारूक अब्दुल्ला ऐसा लगातार कर चुके हैं, और एक बार फिर किया जा रहा है। क्या कश्मीरियों को दिखता नहीं है? लेकिन यहां पर दिलीप त्रिवेदी साहब, मैं आपसे यह चीज जानना चाहता हूं, कल जिस वक्त ये बयान दे रहे थे फारूक अब्दुल्ला, उस वक्त चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई थी, उस वक्त चिता पर अग्नि दी जा रही थी उस जवान को। अब ऐसे में क्या उम्मीद रखते हैं आप इस पॉलिटिकल क्लास से या फिर उन नेताओं से जो ऐसी बयानबाजी करते हैं शहादत को लेकर? देखिए, मैं तो फोर्स का आदमी हूँ और मेरे लिए हिंदू मुसलमान ये कोई मायने नहीं रखता। हम लोग जो भी करते हैं देश के लिए करते हैं और करते आए हैं। और इस तरह का बयान
कोई किसी किस्म का कोई इस दोनों को इस तरह से तुलना करना अपने आप में मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक नहीं है। शहादत शहादत होती चाहे किसी की होती है, और ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शहादत देते समय भी उसमें सिपाही भी हमारे जो हैं वो भी हिंदू भी हैं, मुसलमान हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो भी कोई एक ही कम्युनिटी के हैं। तो इसलिए ये फोर्सेस में तो हम लोग इन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा ऊपर हैं और इस नेतागिरी के चक्कर में हम लोग नहीं पड़ते हैं। लेकिन फिर भी एक और छोटा सा एक अहम फ़र्क है कश्मीर और छत्तीसगढ़ के बीच में या माओइस्ट एरियाज़ के बीच में, वो ये है कि कश्मीर एक अलगवाद एक सेपरेटिज्म की बात करता है, एक अलगाववादी की बात करता है, जबकि जहाँ तक माओइस्ट वाला एरिया है वो देश से अलग होने की बात नहीं है। वहाँ केवल वो उनका जो डिस्प्यूट है वो तरीका है कि पॉलिटिकल गवर्नेंस का तरीका है, उससे उनका ग्रीवियंस है कि वो जो पावर है दे वांट टू सीज इट बाय द बैरल ऑफ द गन। वो डेमोक्रेसी में इतना नहीं बिलीव करते, जबकि कश्मीर में जो भी बात हो रही है वो सेपरेटिज्म की बात हो रही है। इसलिए इन दोनों में एक ये भी बड़ा फ़र्क है। लेकिन इसको भी सामने रखते हुए, और दूसरा हाँ एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है माओइस्ट एरिया में कि उनको कोई आउटसाइड कंट्री से कोई सपोर्ट नहीं है, वो जो भी मूवमेंट है वो एक इंटरनल। जी सर, आपके पास मैं दोबारा आऊंगा, वक्त यहाँ पर खत्म हो गया और अब हम क्योंकि डिबेट को ओपन करते हैं, मैं राजीव त्यागी आपके पास आना चाहूंगा। आपने कहा कि शर्म उनको आए जिन्होंने बयान दिया है, आपके पार्टनर हैं, आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, जाके उनको समझाएंगे कि साहब ये क्या बयान दे रहे हैं, तो देश विरोधी साजिश है, या फिर खुद संज्ञान लेंगे जिसकी आप निंदा कर रहे हैं कि बीजेपी को जाना चाहिए, या खुद संज्ञान लेकर के जाएंगे इलेक्शन कमीशन और शिकायत करेंगे फारूक अब्दुल्ला के इस बयान की? देखिए, निश्चित रूप से फारूक अब्दुल्ला जी ने जो बयान दिया है वो पार्लियामेंटेरियन भी हो गए, सांसद भी हो गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि पीडीपी के साथ उनकी सरकार है, वो पीडीपी जो आर्टिकल 370 पे कहती है कोई समझौता नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी आर्टिकल 370 रिमूव करना चाहती है। कॉमन मिनिमम सर मैं आपके गठबंधन पे सर मैं उनके गठबंधन पे सवाल देने के लिए संबित बैठे हैं, मैं जा रहा हूं संबित के पास, मैं आपके गठबंधन पे सवाल पूछ रहा हूं, जिसका एक साथी जिन्होंने बयान दिया उस पार्टी अपने प्रतिनिधित्व को भेजा नहीं, और मैं आपकी बात कर रहा हूं। दूसरी बात, मेरे मित्र ने एक बात कही कि बीफ खाते हैं फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला जी। मोदी जी की कैबिनेट में, मोदी जी की कैबिनेट में जा रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इतने जवान शहीद हुए थे, हमारे इतने, आप सीधी सी बात, आपको पीड़ा हुई है, आप जाएंगे इलेक्शन कमीशन में? नहीं, राजीव त्यागी मैं ये पूछ रहा हूँ, पोपली पार्टी है। मैं तो कह रहा हूँ मैं सारी स्पाइन आपको दे रहा हूँ राजीव त्यागी, मैं तो कह रहा हूँ मैं सारी स्पाइन आपको दे रहा हूँ, सारी स्पाइन, सारा ईगो, सारी देशभक्ति आपको दे रहा हूँ। आप जाएंगे पार्टी के 35 महीनों में और यूपीए के 35 महीनों में जवानों की शहादत में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे सर, फिर आप यहाँ पर बैठ के सिर्फ बात करेंगे, यानी कि आप कह रहे हैं कि बड़ी पीड़ा हुई है, दिक्कत है, निंदा हुई है। जम्मू कश्मीर में दिक्कत नहीं है भाइयों बहनों, तो जाइए ना सर। उस पार्टी को इतना बड़ा किसने किया सर? फिर अगर पीछे जाएंगे तो उस पार्टी को इतना बड़ा किसने किया? इस पार्टी को इतना फल फूल के आज फारूक अब्दुल्ला को इतना मंच पर कौन लेकर के आया? कांग्रेस नहीं लेकर के आई। तो राजीव त्यागी साहब मानती है कि वो उनके हीरो है, और जो बुरहान वानी को हीरो मानती है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है। सर, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी लेगी ना, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप पार्टनर है ना, भारतीय जनता पार्टी से आप नेशनल, या आप सब कुछ टीवी पर बोल करके कान बंद कर लेना चाहते हैं ताकि दोबारा सरकार बनाने की गुंजाइश आए? पार्टी के प्रवक्ता बताएं कि फारूक अब्दुल्ला पे कोई कार्रवाई करेगी, और संसद में कार्रवाई करेगी, चुनाव आयोग में कार्रवाई करेगी? राजीव त्यागी जी कांग्रेस के प्रवक्ता भी तो कुछ बताएंगे, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बैठे हैं, जो दोबारा इंतजार कर रहे हैं कि वो सांप्रदायिक वहां पर रंग दें, एक बार फिर से कश्मीरियत को गिरवी रखें, दोबारा सरकार बने ताकि कांग्रेस जाकर के दोबारा शामिल हो सके सरकार में। बयानों की निंदा करते हैं, लेकिन हम यही पूछना चाहेंगे, नक्सलवाद में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है उस पर पीएम मोदी साहब ने कहा था, मैं जा रहा हूं, दुर्भाग्यपूर्ण है आपको अगर आपके पार्टनर आप इस बयान को, अच्छा ठीक है राजीव त्यागी जी, आप इस बयान को ओन करते हैं जो फारूक अब्दुल्ला ने लिया? मैं तो बयान की निंदा कर चुका हूं, लेकिन क्या वो बयान की निंदा करेंगे जिसमें मतलब वो शहीद मानते हैं? आपके पार्टनर है, क्या पीडीपी के उस बयान की निंदा करेंगे या किरण रिजिजू के उस बयान की निंदा करेंगे जिसमें वो कहते हैं मैं गाय खाता हूं? संबित पात्रा, क्या आप में हिम्मत है कि आप जाएंगे इलेक्शन कमीशन और इस बयान की सिर्फ निंदा ही करेंगे, या फिर आप भी जाएंगे इलेक्शन कमीशन? कर रहा हूं। हाँ ठीक है, मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं, आपने सारे सवाल उन्हीं को किए ना, चलिए मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं। अपना तो आपने बता दिया सारा, आपने पॉइंट स्कोर कर लिया त्यागी साहब, बोलिए संबित।
मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जब पिछली बार चुनाव हुआ था जिसमें फारूक अब्दुल्ला चुन के आए श्रीनगर से, उस चुनाव के दौरान जो विवादास्पद बयान फारूक अब्दुल्ला ने दिए थे उस पर हमारे स्टेट की यूनिट ने कंप्लेन भी किया था, आप अभी देख सकते हैं। तो स्वाभाविक है समय समय पर हम कंप्लेन करते हैं, मगर देखो लार्जर पिक्चर पे आप डिस्कस करने की आवश्यकता है सचिन जी। बहुत यहाँ पर जो प्रबुद्ध लोग बैठे हैं उन्होंने कहा नेतागिरी नहीं होनी चाहिए। आदमी देखिए सर, एक पार्टी पूरे स्टेट को, एक पार्टी पूरे देश को चुनौती दे रही है। संबित जी आप ये भी तो देखिए जरा, एक पार्टी ये कह रही है कि इस सरकार में दम नहीं कि कोई पीओके हमसे ले सके, ये सरकार चाहती क्या है, यहाँ पर मुसलमानों की साजिश हो रही है। आप देखिए 1000 रुपए भेजे चूड़ी पहनने के लिए मोदी जी को, ये चूड़ी पहनेंगे, ये जवाब नहीं देंगे, ना कार्रवाई करेंगे, ना पाकिस्तान के विरुद्ध ऐसे बयान रहने दीजिए। ये देश ने भी देख लिया है, पार्टनर आप मैंने आपको मौका दिया, आप चले जाइए, लगवाइए उनके पैरों में, प्लीज ये सब भाषा का प्रयोग ठीक नहीं है। राजीव जी मेरे को आवाज नीचे करनी पड़ेगी, फिर फेडर डाउन करना पड़ेगा। समित बोलिए। राहुल गांधी के लिए घाघरा चोली सिलवाइए, मुझे बोलने दीजिए। संबित ऐसा बात में नहीं पड़ते। संबित आप बोलिए, आप जाएंगे इलेक्शन कमीशन। राजीव त्यागी जी आप चुप रहिए। राजीव त्यागी जी मैं आपके पास बाद में वापस आऊंगा, बोलिए संबित। मैं कैसे बोलूंगा, कौन सी बड़ी बात नहीं है, ऑडियो डाउन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं, आर्टिकल 370 पे आपका क्या कहना है? त्यागी साहब आप फिर शुरू हो जाते हैं, यानी कि आज आपको भेजा इसलिए गया है कि आप सिर्फ निंदा कीजिएगा, पॉइंट स्कोर कीजिएगा, सामने वाले को मत बोलने दीजिएगा और उसके बाद फिर चले आइएगा, यही ना? पॉइंट स्कोर करने की बात नहीं है, पीड़ा होती है जब जवानों की, तो पीड़ा होती है तो जाइए ना इलेक्शन कमीशन, किसने रोका है? नहीं पीड़ा होती है तो तोड़िए अपना गठबंधन, जाइए इलेक्शन कमीशन। आपको मैं बार बार अरे मैं आपको बार बार ऑप्शन दे रहा हूँ, आप क्यों आप फिर बुला रहे हैं? पीड़ा होती है नक्सलवाद में जिस तरह जवानों की शहादत पर बढ़ोतरी हुई है, पीड़ा होती है। अरे मैं आपको कह रहा हूँ जवाब चाहिए, सरकार जवाब दे। आप भी दिखाइए ना, काली पट्टी बांध के बैठिए, आप भी जाइए जेएनयू में, तो आप पहुंच जाते हैं। ये जेएनयू नजदीक खड़ा है, क्यों कश्मीर दूर है, वहां आपकी सरकार रही है, गठबंधन आपका है, तो दीजिए ना, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं सर। तो बार कहा है कि शहादत पे, पाकिस्तान पे और आतंकवाद पे कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या मैंने नहीं कहा? अपने बात के भी निकलवा फारूक अब्दुल्ला साहब को कहिए ना, राजीव त्यागी जी, वही तो मैं कह रहा हूं, ये राजनीति तो कर रहे हैं आप ना, दूसरों को कहिए कि बीजेपी नहीं जा सकती, ये सिर्फ बातें बोलती मैं जाऊंगा। बोलिए, निकलवाइए आप अपना, बोलिए दोस्त जी ने बयान नहीं दिया, आपके ये कांग्रेस का नेहरू ही जिम्मेदार था उसके लिए भैया, वो नेहरू का ही करतूत है ये सब, कि दिल्ली की सरकार कुछ कर नहीं रही है। अरे नेहरू का ही करतूत है, ना होता नेहरू, ना होता हिंदुस्तान का ये हालत। भैया थोड़ा शांत हो जाइए, ये नेहरू के कारण ही सब कुछ हुआ है, अब शांत हो जाइए। ये बताओ ना, आप ही का नेहरू जितना कश्मीर ला चिढ़ क्या? अरे वो नेहरू से तो मैं बहुत चिढ़ता हूँ भैया, उस नेहरू से मैं बहुत चिढ़ता हूँ, मैं बता दूं। हाँ मैं नेहरू का नाम लेते ही मेरा खून खौलता है, ये बताइए संबित पात्रा, उसके कारण ही सब कुछ हुआ है, वो नेहरू का महत्वाकांक्षा ही सब कुछ। अब आप शांत हो जाइए, करेंगे ये प्लीज, क्या कार्रवाई करेंगे आप? ये क्या कार्रवाई करेंगे? चूड़ी पहनेंगे सरकार। राजीव त्यागी जी, मैंने आपको एक नहीं 5 मौके दिए, मजबूरन मेरे को आवाज आपकी डाउन करनी पड़ेगी। समित अपनी बात पूरी कीजिए। राजीव मैं आपके पास बाद में आऊंगा। राजीव क्या जी, समित अपनी बात पूरी कीजिए 30 सेकंड से। आप जाएंगे इलेक्शन कमीशन, मेरा पॉइंटेड सवाल है संबित। देखिए हम आपने समझाया, देखिए मैं एक पॉइंटेड सवाल, आपने पूछा कि इलेक्शन कमीशन जाएंगे कि नहीं, मैंने कहा पीछे हम गए थे, इस बार जाएंगे कि नहीं उस विषय में चिंतन हमारी स्टेट गवर्नमेंट, जो जम्मू कश्मीर जो स्टेट यूनिट है पार्टी की, वो चिंतन जरूर कर रही होगी। मगर ये पॉइंटेड सवाल में एक लार्जर पिक्चर हम भूल रहे हैं। आज जितने भी बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, रेडिकल इस्लामाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं तो आप लोग डिस्कस नहीं करते हैं, और बड़े बड़े लोग कहते हैं इसको धर्म के लाइन पे बांट के मत देखो। फारूक अब्दुल्ला यहाँ धर्म के लाइन पर ही राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जब शहादत के विषय में हम बात करते हैं तो मुसलमान नाराज हो जाता है। आप इसके डेंजर को समझ रहे हैं, और जैसे ही हम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कोई एक्टिविटी करेंगे तो ये बोलेंगे हे मुसलमान देखो आपके लीडर के खिलाफ काम हो गया, मुसलमान जाग जाओ, हिंदुओं को यहां से भगा दो, जैसे कश्मीरियों को भगाया था। करिए तो सही, हम सब करें। देखिए सुनिए, यहाँ सुनिए, वक्त भी वो वक्त था ना जब कश्मीरी पंडित निकाले गए थे। आप ही सरकार में आने से पहले कहते थे ना एक बार वापस आने कीजिए, कश्मीरी पंडित घर लौटेंगे। कितने कश्मीरी पंडित घर लौटे? देखिए कितने लोग वहां पर अब जवानों की शहादत बंद हो गई है, इनके बदले कितने 10 सिर आ रहे हैं। सचिन भाई मुझे दुख इस बात का है कि फारूक अब्दुल्ला ने जो बोला है उसके लिए आप भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जिन लोगों, देखिए शबनम लोन जो रेडिकल इस्लामाइजेशन के प्रोपोनेंट हैं वो यहाँ मुस्कुरा रहे हैं, सरकार के नाक नीचे सरकार को कोई राहुल गांधी के नुमाइंदे यहाँ बैठकर देश की हंस रहे हैं, और जो लोग राष्ट्रवादी हैं आप बार बार उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। पर क्या ना सवाल नहीं खड़ा होगा संबित? खतरा नहीं आएगा बिल्कुल। देखिए
मैं आज आपको बोल देता हूँ, ये राजीव त्यागी हो या शबनम लोन हो, ये कितनी भी कोशिश कर दे, ये घोड़े छोड़ दे, हम कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तानी एजेंट्स हैं, ये पाकिस्तानी एजेंट हैं, ये कितने भी घोड़े खोल दे, हम कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग नहीं होने देंगे। अच्छा ठीक, आप क्यों बोलने दे रहे हैं? आप यहाँ पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में बोल सकते हैं, मैं भारत माँ के रूप में यहाँ नहीं बोल सकता। अरे शबनम लोन एक बार बोलिए भारत माँ की जय, बोलिए जरा मेरे साथ, हिम्मत है तो। ना इनको क्या बोलना चाह रही है? मैं इनको आज चैलेंज करता हूं, मेरे साथ भारत माँ की जय का नारा लगा के देखिए। चैलेंज कर रही है क्या? कोई नहीं लगा पाएगा भारत माता की जय, ये नहीं बोल पाएंगी। अरे हाथ लगा के देखिए, फारूक अब्दुल्ला को कुर्सी से उतारने का काम कर दिया। बुरहान वानी जो शबनम लोन का हीरो है, उसको मार दिया, उसको मार दिया बुरहान वानी को। और भारत नहीं, सचिन को बोलिए ना, भारत की जय एक बार बोल तो दे। भारत माता को जब इन्होंने इस्तेमाल करना होता है, ये हर काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप एक बार बोल दीजिए कि आप चाहती हैं कि फारूक अब्दुल्ला अरेस्ट हो। कहाँ पहुंच गए ये? नहीं, ये चाहती हैं क्या फारूक अब्दुल्ला अरेस्ट हो? डुअल पॉलिसी, फारूक अब्दुल्ला क्या चाहती है? तो फारूक अब्दुल्ला के साथ देश जानता है। 5 मिनट में ये तो पत्थरबाजों की वकील हैं। तो फिर आप इनके मुंह से कहलवाना चाहते हैं कि कार्रवाई हो, तब आप कार्रवाई करेंगे? धमका रही है आपको ये बयान संबित, एक सेकंड में शबनम, संबित में वापस आऊंगा, एक सेकंड संबित वापस आऊंगा। शबनम बोलिए। हाँ ठीक है शबनम बोलिए, बोलिए शबनम। नहीं कोई आप भारत माता की जय बोलिए पहले। अपने आप को भारत का ही नहीं मानती है क्या बोलेंगी आप यहाँ पे? नहीं सुनिए, आप कौन है? अरे अपना काम करे संबित, लोगों के आप अपना काम करें। आप मैं भारतीय हूँ, आप काम करें बीजेपी का। काम ही कर रहा हूँ, देश को बचाने का काम। सचिन हाँ काम ही कर रहा हूँ। पाकिस्तान के एजेंटों को काम नहीं। ये घुमा फिरा के ना फिर वही भारत माता की जय बोलिए, वरना आप देशद्रोही नहीं होंगे, सर्टिफिकेट की बात। सीधा सवाल मैंने भी आपसे पूछा था, सीधे सवाल का जवाब आपने भी दिया, ये भी आपको चैलेंज करी थी। एक बार सुन लेते हैं ना शबनम का, वापस मैं आपके पास आ जाऊंगा। शबनम बोलिए। अच्छा बोलिए। शुरू किए 2 पॉइंट। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। देखिए इन्होंने 3 पॉइंट शुरू किए। ये पाकिस्तानी हैं और ये पत्थरबाजों को सपोर्ट करते हैं। खुद वहां पर इन्होंने मिलिटेंटों के साथ हुकूमत में है। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपनी बेटी रुबिया सईद रिलीज की, उसी से सबसे ज्यादा वहां मिलिटेंसी रोमांटिसाइज हुई। इनको शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। अगर इनमें कोई गैरत होती और भारत माता के साथ इनको प्यार होता तो इन्होंने ऐसे शख्स के साथ कभी भी उसकी पार्टी के साथ इख्तिदार नहीं संभाला होता। ये किसको कह रहे हैं? आप जाएंगे इलेक्शन कमीशन, ये झूठ आप भी चले जाइए इलेक्शन कमीशन, और ये एक याचिका दायर कर दीजिए। गौरक्षक है, ये किसको बोलेंगे? कर दीजिए इनको प्रूफ, यहाँ पर मुसलमान कर दीजिए दोनों राजनीतिक पार्टियों को गलत साबित। शबनम लोन, आपको तो कश्मीरियत से प्यार है ना, वो गैर कानूनी है। आपको राजीव त्यागी को गाय से बहुत परेशानी हो सकती है भैया। शबनम लोन देश ने देख लिया, ये दोनों पार्टियां कह रही है कि नहीं ये नहीं जा रहे हैं। और आप जाइए ना, आप कह रहे हैं कि भारत माता से प्यार नहीं करते, आप करती है ना, आप जाइए। किसी को ये खुद एक आतंकवादी है, संबित खुद एक आतंकवादी है। आरएसएस बेसिकली 1925 में जब क्या कहेंगे? आपको लगता है कि किसी को कोई उम्मीद बाकी है, ये किसी तरीके का स्पाइन है कि ये राजनीतिक पार्टियां जा जाएंगी सिर्फ निंदा के ऊपर, अलावा और कुछ नहीं? ठीक है शबनम, सुन लिया मैंने आपका पॉइंट। शबनम जी मैंने सुन लिया आपका पॉइंट। नहीं राजीव जी, आपको लगा आप भी चुप बैठे हैं तो आप भी थोड़े से यहाँ पॉइंट स्कोर कर ले। मैं वापस आ रहा हूँ, एक सेकंड। सुशील पंडित एक पॉइंट रखना चाहते हैं, मैं वापस आऊंगा। पाकिस्तानी लोग मुझे आतंकवादी गलत बात है आपकी। पाकिस्तानी लोग मुझे आतंकवादी कह सकती है उनको भी। पाकिस्तानी तो तुम हो, गलत बात है आपकी। सुनिए मेहर तरार से मिलने गई थी क्या? शबनम जी मेहर तरार देर 1 मिनट बात सुनिए शबनम जी। कैप्टन सौरव कालिया का साथ वो मेहर तरार से कौन मिलने गया था? वो राजीव जी से पूछिए, मुझे क्या मतलब है? क्या कर रहे थे? You should feel ashamed of yourself. मीनाक्षी लेखी और स्वपनदास गुप्ता। शबनम जी कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बुलाते क्यों हैं आपको, फिर उसके बाद क्योंकि आप बात कहाँ की करती हैं, आतंकवादी किसे कहते हैं, कई बार शक होता है। लेकिन क्योंकि बहस को हमने हर पक्ष को रखना होता है, इस चक्कर में आपको भी बुलाना पड़ता है, वरना जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप करती हैं टीवी डिबेट में कम से कम उस भाषा का इस्तेमाल नहीं होता। शबनम मैं वापस आ रहा हूँ, सुशील जी अपना पॉइंट रखिए। हाँ शबनम जी, बहुत जबानी जमा खर्च हो गया, बहुत डायलॉग बाजी हो गई। एक बात मेरी आप जरा गंभीरता से सुनिए।
कश्मीर जिस स्थिति में जा रहा है, शबनम जी थोड़ा चुप रहने की कोशिश कीजिए, आप सफल होंगी। थोड़ा सा प्रयास करेंगी ना, चुप रहना बड़ा आसान है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, आप सफल होंगी। कश्मीर जिस स्थिति में जा रहा है शबनम जी, आपके देखते हुए, मेरे देखते हुए, वहां अगर अफगानिस्तान और सीरिया जैसी हालत नहीं हुई, लोगों को दर दर भटकना ना पड़ा, बच्चों को टुकड़ों के लिए तरसना ना पड़ा, ऐसी स्थिति ना आ जाए खुदा ना खास्ता, डरिए, उस स्थिति से डरिए और इसके लिए जबानी जमा खर्च से बचिए, कुछ करने की कोशिश कीजिए, केवल एक दूसरे पर तोहमत मत लगाइए। आपको वहां ऐसी स्थिति देखनी पड़ेगी जो आज दुनिया में भयावह स्थिति बाकी जगह हो गई है। तो अपनी शांति से, अपनी समृद्धि से, अपने सुख चैन से मत खेलिए। वहां के लाखों लोगों के भविष्य का सवाल है। वहां जब शहर खंडरों में बदल जाएंगे और लोग दर बदर की ठोकरें खाएंगे, तब आप याद करेंगे कि आप टीवी स्टूडियोज में आकर के बहस में क्या क्या बोलती थी। क्यों दर दर की ठोकरें खाएंगे? यही हालत रही तो आप वहीं पहुंचाएंगी कश्मीर को, अपनी गैरत से रहेंगे, आप दर दर की कश्मीर को वहीं पहुंचाएंगी जहां दुनिया भर में मोहताज बनकर घूमना पड़ेगा एक एक कश्मीरी को। नहीं, कोई नहीं पहुंचाएगा। मैं कह रहा हूं गलत बातें करके वही हालत है, सीरिया की, इराक की वही हालत है। लिप्टन सारे हिंदुस्तान को ले जाएंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि एलेप्पो का ये हाल होगा। नहीं हो जाएगा वहां, डोंट वरी। सुशील पंडित, मेरे को तो ऐसा लगता है कि क्या ये चाहते यही है कि ऐसा हो जाए, क्योंकि तो राजनीति इनकी यही चल रही है कि ऐसा हो जाए और उसी पर राजनीति की जाए, उसी पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाए और उसी पर जाकर के सत्ता अपनाई जाए, और तभी राजनीतिक पार्टियां कवर फायर देती, तभी इस तरह के लोग। अभी आपने सुना क्या कहा? इनका कहने का लब्बो-लुआब ये है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, हम तो दर दर की ठोकरें खाएंगे तो तुम्हारा भी बुरा हाल करेंगे। ये अपनी सलामती का इंतजाम इस तरह कर रही हैं कि कश्मीर अगर खराब होगा तो पूरे हिंदुस्तान को गर्त में मिलाएंगी। ये धमकी दे रही है, लड़कों को जलाओ, ये धमकी दे रही है। मैं इसी में कमेंट दिलीप मतलब जिहाद दे रही है। जी मैं इसी में शबनम, ये तो तुम्हारा नहीं, ठीक है, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस तरीके की आप बात करते हैं, जिनकी हौसला अफजाई करती हैं और जिस हौसला अफजाई के कारण पत्थरबाज पत्थर बरसाते हैं, जिनमें आपको मासूम बच्चे नजर आते हैं, उसके बाद आप ये कह रही हैं कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। कड़ी निंदा आप भी करती हैं। लेकिन दिलीप त्रिवेदी साहब, आपने देखा है कि राजनीतिक स्टैंड क्या है। यहां पर एक बयान स्टेट के अगेंस्ट, देश के अगेंस्ट सीधे तौर पर बयान दिया जा रहा है और सीधे तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह रही है कि हां इस बयान को लेकर के मैं जा रही हूं इलेक्शन कमीशन, और इस ऐसे पॉलिटिकल पार्टी की जगह इस देश में नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे में इन्हीं लोगों से ही तो, या फिर इन्हीं बातों से ही तो पत्थरबाजों को, आतंकियों को कहीं ना कहीं समर्थन मिलता है या फिर हौसला अफजाई होती है कि हम तो कुछ भी करते नहीं कि लगता नहीं कि कोई कड़ा एक्शन होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि किसी फोर्स को एक मैंडेट मिलता है, एक ट्रेनिंग दी जाती है एक काम करने के लिए, उसके बाद उस फोर्स को कहीं पे डिप्लॉय करके उससे वो काम ना कराया जाए, उसके हाथ पैर बांधे जाए, उसको कहा जाए कि आप गोली नहीं चलाएंगे, फिर कहा जाए पैलेट चलाएंगे, फिर कहा जाए पैलेट गन भी नहीं चलाएंगे, फिर ये सब कर इतना उसके ऊपर बंदिशें लगाई जाए, तो उसके बाद वो फोर्स का भी मनोबल नीचे गिरता है और साथ साथ जो इस टाइप के एंटी नेशनल फोर्सेस हैं उनका मनोबल बढ़ता है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। चाहे कश्मीर हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, एक दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है कि इससे निपटना है। गवर्नमेंट में एक दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है कि इससे अगर निपटना है तो ये निपटा जा सकता है, लेकिन इसको दोनों तरफ से खेल के नहीं चला जा सकता कि हाँ निपटना है ये कहा भी जाए और निपटने के लिए छोड़ा भी ना जाए और फिर वहाँ शहीद होने के लिए फोर्सेस को भी छोड़ा जाए। अगर आपको हम लोगों की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ से हटा दीजिए ना, CRPF को, आर्मी को हटा दीजिए इन सब एरिया से, लोकल पुलिस और ये लोग अपना देखते रहें जो किस तरह इसको मैनेज करते हैं। तो हर तरफ से इस पूरी राजनीतिक और उस लड़ाई में पिसने वाली चीज जो रह गई है वो केवल फोर्सेस रह गई हैं, शहादत देने के लिए केवल फोर्सेस रह गए हैं, और बाकी तो आपने अभी जो आपके प्रोग्राम में दिख ही रहा है कि इट इज ओनली अ पॉलिटिकल गेम। संबित बोलिए, आप अपनी जवाब दीजिए। क्या सिर्फ और सिर्फ यहां पर जान देने के लिए, शहादत के लिए फोर्सेस रह गए और उसके बाद सिर्फ निंदा रह गई है, कड़ा एक्शन बिल्कुल नहीं है? तो फिर वही डीजी साहब कह रहे हैं कि हटा दीजिए फोर्सेस को, फिर ठीक है लोकल पुलिस को एक्शन लेने दीजिए। कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो सत्ता में है वो ये कह रही है कि नहीं लार्जर पिक्चर अभी कुछ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कहा अभी पूर्व डीजी ने
कि एक हिम्मत होना चाहिए, एक इंटेंट होना चाहिए। 70 वर्षों से कश्मीर का प्रॉब्लम चल रहा है, मगर परसों सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस सरकार ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि कुछ भी हो जाए मगर हम कम्युनल फोर्सेस से, सेपरेटिस्ट फोर्सेस से कोई बातचीत नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए सेपरेटिस्ट से बातचीत करना ही नहीं है। ये स्टैंड आज सरकार ने कोर्ट में जाकर के चीज बताया। उससे पहले अलगाववादी तैयार बैठे थे, उन्होंने कहा था कि हमसे भी पूछ लिया होता, हमसे तो किसी ने पूछा नहीं। हमसे कौन बात करना चाहता है कि हम ही किसी से बात नहीं करना चाहते। ये तो उनका स्टैंड है और उनका एजेंडा तो ये था ना, स्कूल के बच्चों तक जो कि बस्ता लेकर के जाते थे वो भी हाथ में पत्थर लेकर के जा रहे हैं। सर, उनका एजेंडा तो लागू हो रहा है, हर रोज तस्वीरें साफ दिखा रही हैं। देखिए, उसके लिए तो मैंने कहा कि जो आर्मी के चीफ बिपिन रावत जी ने कहा है, जनरल बिपिन रावत ने, कि दे शुड बी ट्रीटेड एज ओवरग्राउंड वर्कर ऑफ टेररिस्ट, और उनके साथ सख्त से सख्त सजा। ऐसा जिनको बच्चे, ये बच्चे नहीं हैं, वो ओवरग्राउंड आतंकवादी हैं। शबनम लोन उनको आतंकवादी नहीं करेंगे, आपको और मेरे को आतंकवादी कहेंगे। और कभी कभी तो मुझे लगता है ये शबनम लोन भी अरेस्ट होनी चाहिए, ये भी कम देशद्रोही नहीं है। ये फारूक अब्दुल्ला ही नहीं, शबनम लोन, ये सारे ऐसे ही हैं। इसी से तो संदेश जाता है, ऐसे आतंकियों का क्या करेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज के आड़ में जो अरे कार्रवाई कीजिए, 4 पैलेट गन चला देते हैं तो आप लोगों को मुश्किल हो जाती। नहीं, यहाँ सुनिए सचिन जी, पैलेट गन चलाते हैं, एक आदमी वहां गिरता है तो आप लोग सबको, यहां जितने प्रबुद्ध लोग बैठे हैं उनके आंखों से झरझर आंसू बहना शुरू हो जाता है। मार दिया रे, आंख फोड़ दिया छोटी बच्ची का, क्या कर दिया देखो। या चिदम्बरम साहब जाके पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे, बच्ची का आंख फोड़ दिया। ऑटोनॉमी देना चाहिए था कश्मीर को, हमारी सरकार से भी गलती हुई और ये प्रेजेंट सरकार भी ऑटोनॉमी नहीं दे रही है। गुलाम नबी आजाद कहते हैं पैलेट गन नहीं चलना चाहिए, उससे और अलगाववादी होंगे। अरे हिम्मत लेके खड़े हैं, बुरहान वानी 2006 से घूम रहा था, डिसीजन लिया कि उसको मारेंगे और उसके सक्सेसर को भी मारेंगे। इतना बोल भी रहे हैं, इतनी हिम्मत है इन लोगों में बोलने की, और कर भी रहे हैं, मार के दिखाया ना। देखिए, 70 साल से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था, आप चाहते 3 दिन में हम आके सॉल्व कर दे। हमने इसके अलग स्टैंड लिया है कि सेपरेटिस्ट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, कम्युनल ताकतों को दूर कर तो रहे हैं। कम से कम इस तरह के राजनेताओं को इतनी हिम्मत तो ना होना संबित, खत्म हो जाए। कम से कम इस तरह के राजनेताओं को इतनी हिम्मत ना हो। बोलने दीजिए प्लीज। देखिए, मैं आपको बताता हूं, फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं कि उस पे काम हो, उनको ऐसा बयान दे और जैसे ही हम कुछ करें तो वहां मुस्लिम रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स को भड़का दे और जिहाद पूरे हिंदुस्तान में शुरू हो जाए। यही तो अभी शबनम लोन धमकी देके गई है कि हम तो पूरे हिंदुस्तान में आग लगा देंगे, फिदाइन बनके, जिहादी बनके। और ये जो कांग्रेसी बैठे हैं ये बोलेंगे हाय हाय हमारे मुसलमानों को मार दिया रे, हाय हाय हमारे मुसलमान भाई। तो ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट। देखिए, हम लोग डरते नहीं है सच बोलने से, सच बोल रहे हैं, सीना ठोक के बोल रहे हैं। तो राजीव त्यागी जी, जो आईना आप बीजेपी को दिखा रहे हैं, जिस आईने को लेकर के चले हैं, वो आईना जरा एनसी को भी दिखाइए ना, उन्हें भी बताइए। मेरे मित्र ने जो अभी विधवा विलाप किया है उस पर एक मैं प्रतिक्रिया करना चाहता हूं। शबनम लोन ने पहले जो आतंकवादी कहा उसको निश्चित रूप से शबनम लोन को शब्द वापस लेना चाहिए अगर डिबेट पे है तो। संबित पात्रा आतंकवादी ने, देश के नागरिक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा संबित पात्रा जी, आप तो पार्टी में डिफरेंस थे, आप तो बड़े राष्ट्रवादी थे, आप तो सेना की आड़ में सारे काम कर रहे थे। आप तो, आपकी सरकार ने जब सेना ने पत्थरबाज को घुमाया तो आपकी सरकार ने एफआईआर दर्ज कर दी, पीडीपी की सरकार ने। उस पर आपका क्या कहना है? मैं पूछना चाहूंगा, 673 पत्थरबाज आपने छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए? बुरहान वानी की मरने के बाद बुरहान वानी को आपने 4 लाख रुपए का इनाम देने की बात की, उसके परिवार को क्यों देने की बात की? दूसरी बात मुझे यह बता दीजिए कि आईएसआई पठानकोट में आके पूरा बेस घूम गई और आपकी सरकार शांत रही। और मुफ्ती मोहम्मद सईद, कुछ भी नहीं बताऊंगा, मोहम्मद सईद ने बयान दिया था नेहरू जी से पूछिएगा जाके ऊपर कि हम पाकिस्तान का और कुछ नहीं बोलूंगा, नेहरू जी से पूछिएगा ट्रंक लगा के थोड़ी देर के बाद कश्मीर में उस बयान की आपने कोई निंदा नहीं की। डिबेट के बाद नेहरू जी को ट्रंक लगाइए, वो सब बताएंगे। मेरा सवाल है आपसे, मेरा सवाल है, क्या ये सत्य नहीं है संबित पात्रा, महिला है, उनको ऐसे मत बोलो। आई है सैनिकों की शहादत में 150% की बढ़ोतरी हुई है, क्या ये सत्य नहीं है संबित पात्रा कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के उल्लंघन में 500% की बढ़ोतरी हुई है? क्या ये सत्य नहीं संबित पात्रा, आतंकवादी घटनाओं में आपकी सरकार आने के बाद 200% की बढ़ती हुई है? आपकी सरकार क्यों बैठी हुई है? आपकी सरकार तो राष्ट्रवादी सरकार है, आप सबको देशद्रोही बताते हैं। बैठना बंद करें। आप इतना प्राउडली कह रहे हैं कि 200% की वृद्धि हुई है, 100% की वृद्धि हुई है, इस तरह से रैंक करते हैं आप अपने, इस तरह से अपने शहीदों की आप बात करते हैं, इस तरह की जवानों की बात करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ 100 जवान मरे थे, आपके यहाँ 200 जवान मर गए, ऐसे आप बात करते हैं। और आपके पार्टनर हैं वो वहां कह रहे हैं
कि भारत कुछ नहीं कर सकता, हमारा कुछ होगा नहीं, दूसरी एक पार्टी है वो हम कुछ कर दें तो यहां पर तमाम लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ये जो स्थिति है, ये स्थिति आखिरकार पहुंची कैसे? क्यों अब तक भी इतनी डिबेट के बाद भी अब तक भी एक शख्स ये नहीं कह पाया है कि हां उसे पीड़ा तो हुई है, लेकिन उस पीड़ा के बाद वो इलेक्शन कमीशन भी जाएगा। किस तरह की पॉलिटिकल पार्टी की जगह कोई बनती नहीं है देश में, लेकिन अब तक ऐसा किसी ने नहीं कहा है।